इंटरनेट के इस एरा में एक चीज़ जो बहुत कमाल की हुई है, वो है कि अपने प्रॉब्लम्स को लेके पीपल हैव स्टार्टेड फाइंडिंग दैट प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर सिर्फ़ उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते बल्कि एक डायलॉग शुरू हो पाता है। और ख़ास करके प्रॉब्लम जब भी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड हो, मेंस सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड हो, तो दे हैव फाउंड अ गुड प्लेटफ़ॉर्म जो कि इंटरनेट के ये सारे मीडियम्स हैं। और उसी से रिलेटेड इनफैक्ट आज का भी हमारा जो टॉक है वो रहने वाला है। हाय, मेरा नाम जीत है, आई एम फ्रॉम रेडियो मिर्ची एंड हमारे एक्सपर्ट आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के ऊपर जिसका नाम है ईडी, विच इज कॉल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। थैंक यू जीत। नमस्कार, मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और यूरोलॉजी के अंदर मेल सेक्सुअल हेल्थ एंड फर्टिलिटी का पार्ट आता है, जिसके के बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कॉमन कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जो आप एनकाउंटर करते हैं? आर दे एज स्पेसिफिक, नंबर वन? एंड दूसरी चीज़ कि इंडियन मेन में खास कर अगर बात करें तो कौन कौन सी प्राइमरी वो कंडीशंस हैं जिनको आप ट्रीट करते हैं और सक्सेसफुली इनफैक्ट ट्रीट करते हैं, जो कि बाकी जगहों से डिफरेंट हैं? तो जीत, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम ओपीडी में यूजुअली पेशेंट्स के बीच में फेस करते हैं, वो एज वाइज काफ़ी वेरी करती हैं। जैसे इनिशियली हम देखें, जो 15 से 20 साल की उम्र के लोग हैं वो आते हैं और कहते हैं कि उनकी कुछ परफॉर्मेंस एंजाइटीज़ हैं, कुछ अनरियलिस्टिक थॉट्स हैं, कुछ प्री मैच्योर इजैकुलेशन का भी हो गया था उस वक्त। उनको पूरा आइडिया नहीं था कैसे कंट्रोल किया जाता है, कुछ एक आध दो बार ही किया था उससे पहले उन्होंने, तो उनको एक तरीके से वो चीज़ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो गया। एंड देन अदर ग्रुप आता है जिसमें कि 20 से 30 साल की उम्र के लोग होते हैं, जिनकी की लाइफ थोड़ी स्टेबल हो चुकी है, अब एक्सपीरियंस भी हो चुका है, बट साथ के साथ उन पे एक सोशल प्रेशर और एंजाइटी और स्ट्रेस साथ में जुड़ चुका है। एंड इसके साथ उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि मोस्टली साइकोलॉजिकल होता है, सिचुएशनल होता है। सिचुएशनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन से मेरा मतलब है कि 10 बार उन्होंने इंटरकोर्स प्लान किया और जिसमें से 2 से 3 बार उनको या तो इंटरकोर्स पूरा हो नहीं पाया, या फिर वो इनिशिएट तो कर लिया मगर फिर ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाए, एग्जैक्ट इजैकुलेट नहीं कर पाए। तो इन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी थोड़ा कॉमन होता है, क्योंकि जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो नर्व्स रिलेटेड होता है। नर्व्स जब हाइपर सेंसिटिव होती हैं, जब हार्मोन्स हाई लेवल पे होते हैं, तो डेफिनेटली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। कई लोगों को मास्टरबेटरी मिथ्स भी होते हैं, मास्टरबेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि मास्टरबेशन करते हैं बट उनको ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो गिल्ट होती है बॉडी के अंदर, तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से रिलेट कर लेते हैं। और कई लोगों को वास्तव में बहुत ज़्यादा मास्टरबेटरी हैबिट्स होती हैं, तो उनका जो परफॉर्मेंस टाइम है वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाता है। देन इसके बाद आते हैं 35 टू 55 की एज ग्रुप के लोग, जिसमें कि अपन मेजॉरिटी उन लोगों को देखते हैं जिनका कि अब लाइफ तो स्टेबल हो चुकी है बट रिलेशनशिप थोड़ा सा अनस्टेबल होता जाता है। एक रेगुलर बोर्डम, जो बोरिंग जो लाइफस्टाइल होती है वो शुरू हो गई होती है, थोड़ा डायबिटीज भी अंदर आ गई होती है, हाइपरटेंशन अंदर आ गया होता है। एंड नाउ स्टार्टिंग जो टेस्टोस्टेरोन की फॉल होने की होती है वो शुरू हो चुकी होती है, तो टेस्टोस्टेरोन भी थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है, थोड़ा है ना, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिक्रीज्ड स्लीप एंड बोर्डम एंटर कर जाता है। तो इनमें मोस्टली इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉमन होता है, ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ये जो ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन से मेरा मतलब है कि अब इनकी नर्व्स और वेसल्स वीक हो रही हैं, एक्सरसाइज इतनी नहीं हो पा रही है, अपनी हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं है, वर्क प्रेशर ज़्यादा है और स्ट्रेस ज़्यादा है। तो एक ये पीरियड होता है जिसमें कि हमको टेस्टोस्टेरोन और एक्चुअली ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन मिलता है। फाइनली 55 के बाद के जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, उनको ईदर कोई हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें कि वेरी लो टेस्टोस्टेरॉन, या फिर कह दीजिए कि उनके हार्ट की ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, पीटीसी हो चुका है यानी कि एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, एंड देन इन दैट केस हिज वेस्कुलर फंक्शन इज एक्चुअली वेरी लो, एंड इन दैट केस वी हैव टू definitely face like erectile dysfunction and an ejaculation. That means he cannot perform, he cannot ejaculate, and in that case we have to take in that scenario holistic approach. That means हमको उसकी diabetes भी manage करनी है, hypertension भी manage करना है, like that.
ग्रेजुअली अगर देखा जाए फर्टिलिटी का ट्रेंड, तो फर्टिलिटी का ट्रेंड रिड्यूसिंग है। आपके कई सारी स्टडीज आ चुकी है जिसमें ये पता चलता है कि जो आपके दादाजी थे उनकी जो स्पर्म काउंट लेवल था, एवरेज स्पर्म काउंट लेवल, वो 4 टाइम्स था। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ केमिकल एक्सपोजर विच वी हैव ऑल अराउंड। दीज आर नोन एज एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, मतलब आपकी जो एंडोक्राइन फंक्शन है उसको इन्होंने डिसरप्ट कर दिया है। एंड इन दैट केस आपके जो एक्सेस है स्पर्म प्रोडक्शन की वो डिसरप्ट हो चुकी है। कुछ और जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, कीमोथेरेपीज हैं, ये भी आपकी जो स्पर्म काउंट्स हैं उनको रिड्यूस कर देती है। एक बार किसी की कीमोथेरेपी हो जाती है तो वो कई बार हमारे पास आते हैं और बाद में फर्टिलिटी के लिए उनको प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे पास आते हैं फॉर रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट। तो ये इतनी सारी परेशानियां हैं। यूजुअली जो इनिशियल ईयर्स की प्रॉब्लम है वो इंटरनेट सोशल मीडिया रिलेटेड है। देन जो मिडिल पार्ट की है वो सोशल प्रेशर स्ट्रेस रिलेटेड है। और जो लास्ट पार्ट की है वो एक्चुअल में जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो होती जा रही हैं। आजकल ये इतनी ज़्यादा इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पीक आउट कर रहे हैं। और हमारे पॉडकास्ट का भी यही एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें ताकि ये हमारे पास तक आए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं। सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जब ये बात आती है, तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडियन मेन में ख़ास करके आप देखते हैं? और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उनको कंडीशन को जब आप ट्रीट करने जाते हैं, तो आर दे एनी वे रिलेटेड टू दोज़ कोमॉर्बिड कंडीशंस या लाइफ़स्टाइल कंडीशंस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जो होती है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कैसे होता है? तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज एक्चुअली सिचुएशन वेयर person is not able to consistently make his penis erect for intercourse। सिंपल लैंग्वेज में कि आपका इरेक्शन नहीं आया जिसकी की वजह से आप जिसके के साथ आप इंटरकोर्स कर सकें। तो यूजुअली जो इनिशियल ईयर्स होते हैं लाइफ के उसमें ये साइकोजेनिक होता है, यानी कि आपका इतना नॉलेज नहीं था या आप डरे हुए थे या आपको कोई एंजाइटी थी या आपको कोई स्ट्रेस था या आपका स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं था या आपके पास कोई और रिलेशनशिप इश्यूज थे जिसलिए कि आपको इरेक्शंस नहीं आए। then gradually when organic problems comes into picture, that means आपकी जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं यानी कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन है या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर आपको पहले हुआ है, कोई चोट लगी है, उन सारी सिचुएशंस में फिर आपको ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, यानी कि आपका हार्मोनल लेवल कम चले जाता है, आपकी नर्व्स वीक हो जाती हैं, आपका जो ब्लड फ्लो है पैटर्न है वो कम हो जाता है या आपको कोई ऐसी बिनाइन मतलब नॉन मेलिग्नेंट जो बिना कैंसर वाली गांठें होती हैं वो पीनिस में हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। ये आपकी लेटर स्टेजेस में होता है आफ्टर 35। इंडियन मैन की अगर बात करें सर, तो अक्सर जो भी सारी प्रॉब्लम्स होती है कई बार वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस या वेस्टर्न जो केस स्टडीज होती है उनसे बहुत अलग होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इंडियन मैन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और उस पर आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? सो इन इंडियन मैन अगर हम बात करें तो जो सोशल टैबू है वो एक डिफरेंट है वेस्टर्न कंट्रीज से। दूसरा, इंडिया इज अ वेरी प्रोन फॉर डायबिटीज, तो एक डायबिटीज का जो इन्फ्लुएंस है अपनी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। और डायबिटीज के पेशेंट्स में ये देखा गया है कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को अगर हम कंपेयर करें डायबिटिक और नॉन डायबिटिक में तो 6 to 7 टाइम्स डायबिटिक में ज़्यादा कॉमन होता है। अब मैं चाहता हूँ सर आप प्लीज़ कमेंट करें उनके साइंस और सिम्टम्स के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब ये किसी शख्स में दिखने लग जाए तो कब उसे एक्चुअली में जाके क्लिनिकल कंसल्टेशन लेना चाहिए, उनके एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, कौन कौन से कंडीशंस उनके सामने हैं उस पर बताएं। जो इनिशियल ईयर्स में होता है 20 से 30 साल की एज में, यूजुअली अगर 30% से ज़्यादा टाइम में आपको ऐसा लगता है कि मैंने परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं किया और 10 में से 3 बार मैं सक्सेसफुल नहीं रह पाया, तो उस सिचुएशन में आपको डेफिनेटली डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। देन लेटर एजेस में क्या होता है कि आपकी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो आपकी ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, कभी डायबिटीज़ की वजह से, कभी हाइपरटेंशन की वजह से। तो आपको डेफिनेटली आपका अगर परफॉर्मेंस रेगुलरली पुअर चल रहा है तो आपको
डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। एक चीज़ होती है मॉर्निंग इरेक्शंस, तो मॉर्निंग इरेक्शंस भी अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि आपको अफेक्ट कर रही है, तो आपको डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। आफ्टर 40 के जो लोग हैं उनको जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसको एक वार्निंग साइन की तरह लेना चाहिए, क्योंकि जो पिनाइल आर्टरी होती है, जो वेसल होती है जो कि खून उसमें लेके जाती है, वो हार्ट की वेसल से लगभग 1/4 साइज की होती है। और अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि आर्टेरियल ब्लॉकेज शुरू हो रहा है, और धीरे धीरे हो सकता है आपको हार्ट में भी ब्लॉकेज शुरू हो जाए। तो वो 4 to 5 years का आपके पास अभी एक ग्रेस पीरियड है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है और आपकी ये ब्लॉकेज हो रहा है आर्टरीज का, तो वो आर्टरी पिनाइल आर्टरी पहले होगी और हार्ट की आर्टरी बाद में होगी। तो वो एक ग्रेस पीरियड होता है जिसमें कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और आने वाली कोरोनरी हार्ट डिजीज को से बच सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि पेशेंट्स को फेस करना पड़ता है। डेफिनेटली अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने डॉक्टर से, ताकि वो उनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह करा ले और उसको आगे सही ट्रैक पे ले आए। ओके। एक चीज़ और मैंने सर नोटिस करी है कि ट्रेडिशनल मेथड्स तो रहे हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के, ओवर द इयर्स बहुत सारे एडवांसमेंट्स भी आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में कमेंट करें कि किस तरीके से भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं ईडी को लेकर के, उनकी प्रॉब्लम्स आप सुन के उनको आप ट्रीट करते हैं। तो कौन कौन सी वो ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं जिन पर आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सेक्सुअल काउंसलिंग और रियलिस्टिक थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। आपको हम प्रॉपर लाइन पे लेके आते हैं और उसमें हम ये बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। मास्टरबेशन से रिलेटेड जो मिथ्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, और एक लाइफस्टाइल को प्रॉपर कैसे करना है, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कैसे करना है, उसके बारे में बताते हैं। देन उसके बाद मॉडर्न मेडिसिन में जो ड्रग्स है हमारे पास, वो काफ़ी अच्छी ड्रग्स हैं जो कि यूजुअली पेशेंट हमको ये बताते हैं, सर इसका आपसे हमने इलाज पूछा था और डेफिनेटली ये ड्रग आपके पास जो थी हमारे लिए रामबाण निकली और हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इवन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मेजॉरिटी ड्रग से ठीक हो जाती हैं। देन अब कुछ मेथोडोलॉजीज आई हैं जिसमें कि पिनाइल रिजुविनेशन की थॉट प्रोसेस को लेके आगे बढ़ा जाता है, जिसमें कि कुछ पीआरपी थेरेपी, शॉकवेव थेरेपीज भी इंक्लूड की गई हैं। देन उसके बाद आती हैं कुछ इंजेक्शंस, यानी कि या तो हार्मोनल इंजेक्शंस या फिर वेजो एक्टिव ड्रग्स होती हैं जो कि हम पेशेंट को देते हैं और उससे उसको अच्छा इरेक्शंस आ जाते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे जीत, मैं कई ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ जिनकी की एज 85 प्लस भी है और वो इन इंजेक्शंस को के साथ अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है एक सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसमें कि पिनाइल इम्प्लांट्स आ जाते हैं। और डेफिनेटली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वन कैन बी बॉर्न विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन बट ही डजंट नीड टू डाई विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड उस एज में भी आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। इतने सारे ट्रीटमेंट टेक्निक्स और ख़ास करके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट टेक्निक्स के बारे में सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्रेज़ है कि ईडी इज़ क्यूरेबल, मेरे ख्याल से ये इसको कहा जा सकता है। Definitely, ED is completely curable at any age, any person, any disease, any structure of penis, actually. ओके। एनी पर्टिकुलर मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स, उनको ये बतलाने के लिए कि जब भी ऐसी कोई परेशानी आए तो उनको हताश नहीं होना है, नंबर वन, एंड नंबर टू, अलग अलग जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उनसे भ्रमित भी नहीं होना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ एक मैसेज दे दीजिए आप सर हमारे व्यूअर्स के लिए। इस चीज़ में आपके लिए इनपुट है कि पेशेंट ओवर थिंकिंग से पहले अपना सही कंसल्ट कर ले तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। पेशेंट्स पहले अपनी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को इम्पोर्टेंस के ऊपर लेके जाते हैं, फिर इम्पोर्टेंस को नपुंसकता के ऊपर लेके जाते हैं, फिर उसको नामर्दगी पे लेके जाते हैं और फिर निसंतानता पे लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को वो क्लब कर लेते हैं, सिचुएशन बहुत वर्स हो जाती है, टेंस हो जाती है और उस सिचुएशन को फिर कॉम्पैक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। टाइमली इंटरवीन कराएं जिससे कि आपको सही ट्रीटमेंट मिल सके, और डेफिनेटली मेडिसिन हेल्प करती हैं, काउंसलिंग हेल्प करती है और पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर मैं चाहता हूँ कि कुछ एक आपके जो सक्सेसफुल केस स्टडीज़ रहे हैं या इंटरेस्टिंग केसेस रहे हैं उसके बारे में कुछ एक चीज़ें आप शेयर करना अगर चाहें तो।
इसमें सबसे पहले तो मैं एक ऐसी स्टोरी आपको बताना चाहूँगा जो कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से पेशेंट को अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन खोना पड़ा। एक ट्रेजिक स्टोरी है जिसमें कि पेशेंट ने एक्चुअली उसको पेन हुआ और आप समझ सकते हैं उसको पेट में दर्द हुआ और पेट में दर्द होने के लिए उसने अपने नियर बाय डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ उसको टेस्ट एडवाइस की, अल्ट्रासोनोग्राफी एडवाइस की। अनफॉर्चुनेटली उसने उसको गूगल किया और आगे के जो एआई टूल्स हैं उस पे भी उसको सर्च किया एंड उसको कुछ ऐसा आंसर मिला कि उसने उस अल्ट्रासोनोग्राफी को नहीं कराया एंड देन वो उसको फॉलो करता रहा। ग्रेजुअली उसने कई बार इस चीज के लिए सर्च किया और एआई ने उसको कई बार सही डायग्नोसिस तक नहीं लेके जा पाई। आफ्टर 1.5 years जो वो मेरे पास आया तो मैंने जब चेक किया तो उसके पास सिर्फ एक ही टेस्टिस थी। दूसरी टेस्टिस उसकी एक्चुअली उस 1-1.5 साल पहले के एपिसोड में टॉर्जन में चली गई थी। टॉर्जन ऑफ टेस्टिस हुआ था उसको। टॉर्जन ऑफ टेस्टिस में ये होता है कि जो उसका ब्लड सप्लाई है वो रुक जाता है और उसमें इमीडिएटली अगर आप इंटरवीन ना करें तो वो धीरे धीरे एट्रोफी हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आप डेफिनेटली सर्च करें मगर उस सर्च पे 100% बिलीव ना करें और उसमें टाइमली इंटरवीन अपने डॉक्टर से पूछ के करवाएं। कभी भी कोई आपको सिम्टम होता है तो आप उसको पूरी तरीके से एआई बेस्ड टूल्स पे मत डाल के उसकी डायग्नोसिस बनाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। इसमें एक कपल है जिसको कि दोनों ही आईटी बेस्ड कपल हैं, दोनों ही बिजी हैं, दोनों को इंटरकोर्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है एंड कुछ बार उन्होंने ट्राई भी किया तो वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए। ग्रेजुअली उनके बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप डेवलप हो गई विदाउट इंटरकोर्स, विदाउट एनी इंटीमेसी। धीरे धीरे जब बच्चे की जरूरत पड़ी तो फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्टर से मिलना शुरू किया एंड आफ्टर 8 years ऑफ मैरिज दे केम टू मी। मैंने उनको चेक किया तो उनकी एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी कि जो पीनिस है उसके आगे एक स्किन आई हुई थी जिसको कि हम फाइमोसिस बोलते हैं। एक सिंपल सी प्रॉब्लम को ठीक करवा लेते तो उनका जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी वो भी नहीं आती और उनकी जो 8 years की लाइफ जो इंटीमेसी बीच में रह गई वो भी खराब नहीं होती। तो एक्चुअली अगर आप बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में तो थोड़ा समय अपने लाइफ के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, इंटीमेसी के लिए निकालना चाहिए ताकि आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इजीली ठीक कर सकें और अपने इम्पोर्टेंट ईयर्स को बर्बाद ना करें। थैंक यू सो मच सर। आज की बात से एक चीज तो तय है, बात इरेक्टाइल डिसफंक्शन की हो या फॉर दैट मैटर आपके हेल्थ से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम की बात हो, यू जस्ट नीड दैट राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपके एक्सपर्ट दे सकते हैं। यू नीड टू गेट दैट राइट डॉक्टर फॉर योर सेल्फ और उसके बाद जा कर के आप उनसे सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर तरीके जान के उनकी कंसल्टेशन पाके उससे निजात पा सकते हैं। वी हैव गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ टूल्स, एआई टूल्स, गूगल्स, वो सारी चीज़ें हैं, वो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए हैं, सेकेंड ओपिनियन के लिए नहीं हैं और ख़ास करके डॉक्टर्स को तो रिप्लेस वो नहीं ही कर सकते हैं। जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आपके सही एक्सपर्ट से ही आपको मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। अभी के लिए बस इतना ही। मे बी इन आवर नेक्स्ट टॉक शो वी शैल डिस्कस सम मोर मेंस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड ऑफ कोर्स आपकी ओवरऑल हेल्थ को लेकर के कुछ एक इंटरेस्टिंग वाले वेट लेकर आएंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। सी यू अगेन।